नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का वीडियो सीटेट जुलाई 2025 के लिए ईवीएस के सेशन से है। इससे पहले साथियों, हम लोगों ने बेसिक ईवीएस के एनसीईआरटी के थ्योरी को 8 और वीडियो में बनाया है साथियों। यदि आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो साथियों, ईवीएस के बेसिक नोट्स के लिए, बेसिक बातों की जानकारी के लिए आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए। इन वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। यदि साथियों आप सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि यहां से आप अपने एग्जाम की तैयारी करें और 130 प्लस अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक, मित्रगणों तक और साथियों जो भी आपके रिलेशनशिप में सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग बिना समय गवाए आज के 90 नंबर के और अंतिम नंबर वीडियो के साथियों महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के थ्योरी और पॉइंट्स को देखेंगे और ज़्यादातर पॉइंट साथियों आपके पेडागोजी से संबंधित रहेंगे। आगे के जितने भी हम लोगों ने वीडियो में आपकी बेसिक बातों की चर्चा की है वो कॉन्सेप्ट बाय थे और साथियों थ्योरी टाइप के एनसीईआरटी के पॉइंट थे। लेकिन आज के अंतिम नंबर वीडियो में, जो कि आपके ईवीएस का अंतिम नंबर वीडियो है साथियों, हम लोग पेडागोजी से संबंधित बातों को जानेंगे। तो साथियों आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू रह के इन सारे बातों को गौरपूर्वक जरूर समझें। चलते हैं हम लोग आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। आज का आपका पहला नंबर पॉइंट है साथियों, जिसमें दिया गया है लिंग, वर्ग, संस्कृति, भाषा, धर्म और भौगोलिक स्थिति आदि के अंतर को समाप्त करने की जरूरत है। साथियों आपको बता दें, लिंग के आधार पर, वर्ग के आधार पर, संस्कृति, धर्म और भाषा के आधार पर या साथियों स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव जो है वर्जित है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में भी समानता के अधिकार की चर्चा की गई है और खास करके एक शिक्षक के रूप में साथियों आपको कभी भी लिंग, वर्ग, संस्कृति, भाषा, धर्म में कभी भी भेद नहीं करना है साथियों। बच्चों के सामने साथियों इस बात की चर्चा भी करना साथियों एक कानूनी रूप से साथियों अपराध है, क्योंकि लिंग, वर्ग, संस्कृति के आधार पर भेदभाव करके शिक्षण प्राप्त करना असंभव जैसा कार्य हो जाता है साथियों। वही बच्चे जो है आगे चलकर शिक्षा से क्या हो जाते हैं, वर्जित हो जाते हैं। शिक्षा की भावना उनसे उड़ जाती है। इसलिए एक शिक्षक के तौर पर लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा को साथियों आपको क्या करना है, इसे जो साथियों कभी भी बढ़ावा नहीं देना है। इसे हमेशा हतोत्साहित करना है, ना कि प्रोत्साहित। तो आशा करेंगे साथियों कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगले नंबर पॉइंट्स को देख ले। अगले नंबर पॉइंट्स में दिया गया है पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए साथियों? सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। पॉइंट कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। सतत प्रक्रिया वैसी प्रक्रिया होती है जो हमेशा चलती रहे। ठीक है साथियों, सतत प्रक्रिया का अर्थ होता है जो हमेशा जारी रहे, कभी भी समाप्त ना हो। ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, तो सतत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि साथियों वार्षिक हो, अर्धवार्षिक हो, तो ये जो है गलत तरीका होता है। हमेशा साथियों एक छोटे बच्चे का, क्योंकि साथियों ये ईवीएस का जो सेशन है 1 से 5 क्लास के बच्चों के पढ़ाने की दृष्टि से आपको समझाया गया है पेडागोजी संबंधित प्रश्नों को। ठीक है साथियों, तो आपको साथियों बच्चों के मूल्यांकन हमेशा करते रहना है, चाहे उनकी एक्टिविटी के आधार पर हो, खेल कूद के माध्यम से हो, या फिर साथियों डिस्कशन के दौरान बच्चों से आपसी विवाद के दौरान हो, या किसी भी प्रकार से हो, ना कि साथियों एक कागज कलम के माध्यम से आप उसका मूल्यांकन करें। ठीक है, और आगे दिया गया है बच्चों का मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब वह देखता है, पूछता है, सीखता है, समूह में चर्चा करते हैं। तो साथियों जैसे कि आपको बताया गया है कि कभी भी बच्चों का मूल्यांकन आपको कलम पेपर से नहीं करवाना है। बच्चों का मूल्यांकन आपको उसके हरकतों को देख के करना है कि बच्चे क्लास में प्रश्न को पूछते हैं कि नहीं, उनके जो डाउट्स रहते हैं उनमें सवाल करते हैं कि नहीं, खींचता है कि नहीं, बच्चों में साथियों पढ़ने के प्रति, खेलकूद के प्रति जिज्ञासा होती है या नहीं। और समूह में जब चर्चा करते हैं साथियों तो अब बच्चों को उसी समय ताक झांक के दौरान बच्चों की एक्टिविटी से पहचान सकते हैं कि बच्चों में कितनी प्रतिभाशालीता है। ठीक है साथियों, तो किस तरह के उनके बातों को रखने का तरीका होता है और किस तरह से उन्हें जानकारी होती है, ये बच्चों में जब वो चर्चा करते हैं तो आप इसे बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। ना कि साथियों मूल्यांकन का रूप पेपर कलम होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि ये भी बात आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लिए। अगले नंबर पॉइंट्स में दिया गया है एनसीएफ की अनुशंसा।
एनसीएफ की अनुशंसा, ठीक है साथियों, तो इसे भी जानना आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो दिया गया है साथियों, एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को उनके साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है साथियों, स्कूल के बच्चों को न केवल साथियों किताबों से बल्कि उसे बाहरी जीवन से जोड़कर आपको उन्हें शिक्षित करना है। ठीक है साथियों, जिससे कि बच्चे इंटरेस्ट पूर्ण सीखे, कोई भी बातों को साथियों रुचिपूर्ण सीखे, ना कि बोझ के रूप में, क्योंकि साथियों केवल किताबी ज्ञान होना जरूरी नहीं है जब तक कि उसे बाहरी ज्ञान ना हो। तो एनसीएफ इस बात की चर्चा करता है। एनसीएफ का अर्थ होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है साथियों, एनसीएफ 2005 इस बात की चर्चा करता है साथियों कि बच्चों को स्कूली ज्ञान के अलावा बाहरी जीवन के ज्ञान का होना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद अगले पॉइंट्स को देखेंगे। अगले पॉइंट्स में दिया गया है स्कूल के बाहर जीवन। ठीक है साथियों, स्कूल के बाहर का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, एनसीएफ किस तरह की व्यवस्था करता है और किस किस बातों की चर्चा की गई है, इन्हें भी आप लोग अच्छे से जरूर समझिए। तो स्कूल के बाहर जीवन से आपका पहला नंबर पॉइंट में कहा गया है, यह स्कूल घर और समुदाय के बीच की खाई को कम करेगा। एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है साथियों कि स्कूल और घर समुदाय के बीच के जो दीवार होती है साथियों, खाई होती है, जो गहराई होती है, उसे कम करा जाएगा साथियों, क्योंकि इन दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंट होने के कारण जब साथियों आप छोटे अवस्था में पढ़े होंगे तो आपको साथियों दबावपूर्ण कहा जा रहा होगा कि स्कूल की जो भाषा होगी वो साथियों क्या होगी, हिंदी होगी। लेकिन अभी जो है साथियों, अभी जो है व्यवस्था, अभी क्या कहा गया है कि स्कूल में भी छोटे बच्चे जो होंगे साथियों, 1 से 5 क्लास के जो बच्चे होंगे, उनमें साथियों उनकी मातृभाषा का इस्तेमाल करके उन्हें पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा। जो कि बच्चे अपने घर में बोलते हैं साथियों, उसी के माध्यम से बच्चे स्कूल में अपनी पढ़ाई को भी जारी रखेंगे, ताकि साथियों हिंदी या किसी अदर लैंग्वेज का बोझ देकर साथियों, हालांकि अधिकांश बच्चे या साथियों हमारे अधिकांश क्षेत्रों की मातृभाषा तो हिंदी ही है, फिर भी साथियों आप बच्चों को कभी भी तनाव नहीं देंगे कि आपको हिंदी ही बोलना है। हो सके कि जो बच्चे होते साथियों वो हिंदी से वर्जित रहे हो, उन्हें हिंदी नहीं आती हो, तो उन्हें किस माध्यम से आप शिक्षा देंगे, उनके मातृभाषा में, अर्थात वहाँ के आसपास की भाषा में साथियों, जो ये बचपन से बोलते आए हैं उन्हीं भाषा में उन्हें शिक्षा देना है। उसे किसी भी तरह से दबाव नहीं डालना है, क्योंकि साथियों आपका एनसीएफ इस बात की चर्चा करता है कि स्कूल को साथियों घर समुदाय के बीच की जो खाई है उसे दूर करना है। तो इसे दूर करने के लिए ही साथियों एनसीएफ इस बात की व्यवस्था करता है कि स्कूल और घर के समुदाय के जीवन को आपस में इंक्लूड करके जोड़कर साथियों बच्चों को शिक्षित करना है, ताकि बच्चों को बोरियत फील ना हो और वे साथियों डिमोटिवेट होकर पढ़ाई से दूर ना हो जाए। इस बात की भी आपको जानकारी हो गई होगी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ भी रहा होगा। कोई भी डाउट रहता है साथियों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। उसके बाद साथियों अगले नंबर पॉइंट में दिया गया है कि यह किताबी या रटन सीखने को हतोत्साहित करेगा। ठीक है साथियों, ये हतोत्साहित जो शब्द है आपके सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है साथियों, हतोत्साहित का आप विलोम पहले समझिए, फिर हतोत्साहित शब्द आपको अच्छे से समझ में आएगा। साथियों हतोत्साहित का विलोम होगा प्रोत्साहित। क्या होगा साथियों, प्रोत्साहित। ठीक है साथियों, हतोत्साहित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, प्रोत्साहित होगा। तो आप साथियों प्रोत्साहित शब्द से अच्छे से परिचित होंगे। प्रोत्साहित का अर्थ होता है किसी चीज को बढ़ावा देना। ठीक है साथियों, बच्चों के मनोभावना को बढ़ावा देना, उनमें साथियों उत्साहपूर्ण कार्य को करने की क्षमता विकसित करना। वही साथियों प्रोत्साहित का उल्टा क्या होता है, हतोत्साहित, अर्थात डिमोटिवेट करना। प्रोत्साहित मतलब होता है साथियों मोटिवेट करना, वही हतोत्साहित का मतलब होता है डिमोटिवेट करना। सीटेट के एग्जाम में साथियों जहां पर भी आपको हतोत्साहित दिखे, जहां पर भी साथियों बच्चों के प्रति हतोत्साहित शब्द का प्रयोग दिखे साथियों, वह आपका गलत हो जाएगा। उसे साथियों आपको कभी भी सही नहीं करना। ये हतोत्साहित शब्द आपको याद रखना है साथियों। सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 हो साथियों, प्रत्येक शब्द में आपके इस हतोत्साहित शब्द से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए साथियों हतोत्साहित शब्द बच्चों के प्रति जब भी लागू हो, जब भी किसी भी ऑप्शन में साथियों किसी भी प्रश्न में हतोत्साहित शब्द आपको दिखे, तो उसे साथियों सीधे क्या कर देना है, गलत कर देना है। बच्चों के प्रति हतोत्साहित शब्द कभी भी एनसीएफ हो या एनईपी हो साथियों, इस बात को कभी भी बढ़ावा नहीं देता है कि बच्चों को किसी भी रूप में हतोत्साहित किया जाए।
तो आप लोग साथियों हतोत्साहित शब्द को देकर हमेशा काट देंगे जब यह बच्चों के प्रति इस्तेमाल होगा। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एनसीएफ 2005 क्या व्यवस्था करता है, पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए कि बच्चों को कभी भी किताबी भार नहीं देना है और जो रटन प्रणाली है साथियों उसमें कभी भी नहीं जाना है। ठीक है साथियों, इन्हें जो है इन प्रक्रियाओं को क्या करना है, हतोत्साहित करना है। किताबी ज्ञान को बाहरी जीवन के साथ जोड़ के पढ़ाना है और रटने के प्रणाली को साथियों बिल्कुल ही हतोत्साहित कर देना है, कभी भी इसे बढ़ावा नहीं देना है। बच्चों को साथियों समझ विकसित करनी है, उनमें रुचि विकसित करनी है साथियों। और ज्ञान की बात करें तो साथियों ज्ञान जो होगा उनके बाहरी जीवन से जोड़कर उनमें शामिल किया जाएगा, ना कि साथियों रटन प्रणाली के द्वारा। तो एनसीएफ इस बात की चर्चा करता है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है इस आधार पर विकसित पाठ्य पुस्तक रट्टा सीखने को हतोत्साहित करने के विचार को लागू करने का प्रयास करती है। ठीक है साथियों, ये हतोत्साहित करती है। रटन जो प्रणाली साथियों इसे कभी भी बढ़ावा नहीं देता है, चाहे आप एनसीएफ की बात करें या साथियों एनईपी की। कभी भी साथियों जो है रटना प्रणाली और साथियों परिभाषाओं को याद करना, इसे कभी भी बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो आप लोग इस बात को जरूर याद रखिएगा कि साथियों इन्हें हमेशा हतोत्साहित करना है। जो बच्चों को साथियों रटन प्रणाली से विकसित हो या फिर साथियों परिभाषाओं को याद करने की बात हो या फिर पूर्णतः किताबी ज्ञान से संबंधित हो, इन बातों को हमेशा क्या करना है, हतोत्साहित करना है। इस बात की चर्चा आपका एनसीएफ भी करता है और एनईपी भी करता है। ठीक है, इसे कभी भी साथियों प्रोत्साहित नहीं करना है कि बच्चों को रटने के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होगी या फिर साथियों सिर्फ किताबी ज्ञान से ही उन्हें बेहतरीन शिक्षा मिल सकता है। इस बातों को कभी भी आपको बढ़ावा नहीं देना है, प्रोत्साहित नहीं करना है, इन बातों को हमेशा हतोत्साहित करना है। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख लीजिए। अगले नंबर पॉइंट में दिया गया साथियों, यह हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात एनईपी 1986, क्या साथियों एनईपी 1986 में उल्लेखित बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने में मदद करेगा। ठीक है साथियों, जिस बात की चर्चा 1986 के एनईपी अर्थात साथियों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी करता है कि इन प्रणालियों को हमेशा हतोत्साहित करना है। कौन सी प्रणाली साथियों, किताबी ज्ञान, केवल किताबी ज्ञान और साथियों रटन प्रणाली, परिभाषाओं को याद करना, इस बात की चर्चा आपका एनईपी भी करता है। और साथियों क्या करता है, इसे हतोत्साहित की बात करता है, ना कि प्रोत्साहित। इसे कभी भी बढ़ावा नहीं देना है, इसे हमेशा क्या करना है साथियों, हतोत्साहित करते रखना है। बच्चों को रटन प्रणाली से दूर रखना है और उन्हें किताबी ज्ञान के अलावा बाहरी ज्ञान को साथियों सम्मिलित करके शिक्षा देनी है, ताकि साथियों बच्चे कभी भी बोरियत फील ना करें और साथियों पढ़ाई से दूर ना हो। तो आशा करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखेंगे साथियों एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा क्या होता है साथियों, चलिए इसे भी अच्छे से समझ ले। तो साथियों एकीकृत शिक्षा को देखें उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दे। यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, चाहे साथियों आप पेपर 1 के स्टूडेंट हैं या फिर पेपर 2 के अर्थात 1 to 5 के या फिर 6 to 8 के, ठीक है साथियों दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए हमारे द्वारा साथियों कंप्लीट सीटेट जुलाई 2025 के साथियों बेस्ट ऑफर के साथ केवल 99 रुपये में साथियों आपको सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट पीडीएफ साथियों, कंप्लीट पीडीएफ जिसमें कि साथियों आपका कंप्लीट प्रत्येक सब्जेक्ट के साथियों टॉपिक बाय थ्योरी, टॉपिक बाय साथियों थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथियों अब तक के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के साथियों, चाहे पेडागोजी की बात करें, चाहे आपके मैथ की साथियों, चाहे ईवीएस की, हिंदी की या साथियों लैंग्वेज 2 के रूप में आपने जिस भी सब्जेक्ट का चयन किया हो, सभी सब्जेक्टों को साथियों कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट वाइज प्रीवियस के क्वेश्चन साथियों और उसके अलावा सिलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह केवल साथियों 99 रुपये में लेने के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए साथियों। और साथियों काफी कम फी में साथियों आपको बेहतरीन एग्जाम की तैयारी के लिए, जिससे कि आप 130 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, तो साथियों दिए गए नंबर पर आप लोग कनेक्ट करके 99 रुपये में इन सब का ऑफर जरूर उठाए साथियों, ताकि साथियों आप अपने एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सके और साथियों 130 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को पहले ही प्रयास में क्वालिफाई कर सके। तो साथियों आशा करते हैं कि इस ऑफर का लाभ आप जरूर उठाइएगा। चलिए हम लोग एकीकृत शिक्षा को देख लेते हैं। एकीकृत शिक्षा क्या होता है साथियों, चलिए उसके पहले नंबर पॉइंट को देख ले। बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समग्र रूप से देखता है और साथियों किसी भी विषय को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं करता।
ठीक है साथियों, जो आपके 1 से 5 क्लास के स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं साथियों, वे लोग सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को विभाजित करके पढ़ना पसंद नहीं करते। ना ही साथियों उनमें किताबों का भार देना है, ना ही इन्हें कभी भी साथियों, छोटे बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग-अलग प्रकार से उन्हें समझाने का प्रयास करना है। बल्कि इन विषयों को साथियों एकीकृत करके साथियों, सम्मिलित करके साथियों, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन उन्हें एक साथ देना है, जिससे साथियों वे आसपास के वातावरण से इन्हें जोड़ पाए और बड़ी आसानी से समझ पाए। साथियों, आप छोटे-छोटे बच्चों को यदि विज्ञान का अलग से ज्ञान करवाएंगे और सामाजिक विज्ञान का अलग से ज्ञान करवाएंगे साथियों, तो उनमें क्या होगा कि एक तो किताबों का बोझ बढ़ेगा ही, उसके अलावा साथियों वे आपस में इनको साथियों इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए साथियों आप देखते होंगे कि जो 1 से 5 क्लास के बच्चे होते हैं, उनके लिए साथियों एक ही पुस्तक में पर्यावरण और हम साथियों सभी कुछ शामिल कर दिया जाता है। चाहे आप सामाजिक मुद्दों की बात करो या फिर साथियों विज्ञान से संबंधित तथ्यों की, जिसे हम लोग एकीकृत विषय के रूप में जानते हैं। तो साथियों कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि साथियों बच्चों के लिए अर्थात 1 to 5 के स्टूडेंट के लिए साथियों पर्यावरण क्या है? तो एक एकीकृत विषय के रूप में इसे जाना जाता है। कैसा विषय साथियों? एक एकीकृत विषय है। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख लें। अगले नंबर पॉइंट में दिया गया है, इसलिए कक्षा 3 और साथियों 5 में ईवीएस साथियों अर्थात इन्वायरमेंट साथियों, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं को और मुद्दों को एकीकृत करता है। क्या करता है साथियों? एकीकृत करता है, जैसे कि आपको बताया भी गया है। इन्हें साथियों सम्मिलित रूप में एक बुक बनाया गया है, जिसे साथियों हम लोग ईवीएस अर्थात पर्यावरण अध्ययन के नाम से जानते हैं। इसलिए आपको याद रखना है साथियों, पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय के रूप में साथियों छोटे बच्चों के लिए अर्थात 1 से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है। कैसी विषय है? तो एकीकृत विषय है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है, यह विषय कक्षा 1 और 2 में नहीं है, लेकिन इससे संबंधित मुद्दे साथियों और अवधारणाएं लेकिन इनसे संबंधित अवधारणाओं और मुद्दों को साथियों भाषा अर्थात हिंदी की किताब में, चाहे उर्दू की किताब हो साथियों, उसमें और गणित में साथियों सम्मिलित कर दिया गया है। और साथियों किसमें सम्मिलित कर दिया गया है? गणित में, जिससे कि साथियों बच्चों में बोझ भी ना बढ़े और वो भाषा और गणित के माध्यम से साथियों इन्वायरमेंट से परिचित हो जाए अर्थात पर्यावरण से परिचित हो जाए। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं यहाँ तक की पॉइंट आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ साथियों आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आप अपने एग्जाम के लिए साथियों, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या फिर पेपर 2 की, साथियों आप कितने अंकों का टारगेट रख के साथियों कितने अंकों का टारगेट रख के अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। साथियों टारगेट रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिसे आधार बनाकर साथियों, जिसे लक्ष्य बनाकर आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। तो साथियों आप कितने अंकों का टारगेट रखे हैं, इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और साथियों उस टारगेट को पाने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए, ताकि साथियों आप बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें, जिससे कि किसी भी स्टेट में, भारत के किसी भी स्टेट में साथियों आपको सीटेड वैलिड माना जाए। कम अंकों को लेकर जाएंगे साथियों तो सभी स्टेट में आपको वैलिड नहीं दिया जाता है। ठीक है साथियों, तो कमेंट बॉक्स में अपने टारगेट को जरूर लिखें और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए रात दिन मेहनत कीजिए, ताकि आपका सीटेड एग्जाम बेहतरीन अंकों के साथ क्वालिफाई हो। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। जो ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में परिभाषाओं और मात्रा की जानकारी के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है साथियों, परिभाषाओं को साथियों महत्व नहीं दिया गया है। बच्चों को परिभाषाओं से साथियों दूर रखना है, हालांकि उन्हें समझा देना है, लेकिन साथियों कभी भी परिभाषाओं को रटना या उन्हें याद करने के लिए नहीं करना है और ना कि मात्राओं पर जोर देना है। ठीक है साथियों, क्योंकि जो छोटे बच्चे होंगे उन्हें मात्राओं में गलती होगी ही, लेकिन उसे कभी भी फोर्स नहीं करना साथियों, तनाव में नहीं डालना है साथियों, दबाव नहीं देना है कि उनकी मात्राओं की उच्चारण या फिर साथियों मात्राओं की लिखावट भी सही हो। ठीक है, इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे है, यहाँ तक कि पुस्तक में प्रयुक्त भाषा और औपचारिक नहीं है। यहाँ तक कि साथियों पुस्तक किसी भी भाषा में हो, एक शिक्षक के रूप में आपको उसकी मातृभाषा में समझाना सर्वोपरि होगा, सर्वमान्य होगा। तो आशा करते हैं कि यह पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। आगे दिया भी गया है साथियों, बल्कि बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा ही सर्वमान्य होगा। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक और टारगेट जरूर बताइएगा साथियों। और आप साथियों इस वीडियो को अपने मित्रगणों तक साथियों
आपके कोई भी हो साथियों जो सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं। उसके बाद आगे के पॉइंट्स में दिया गया साथियों, पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है। इस बात को साथियों हम लोगों ने आपके सक्षम अलग अलग प्रकार से कई बार प्रस्तुत किया। कभी भी साथियों आपको केवल पाठ्य पुस्तक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, इस बात को साथियों आपको कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना है, हमेशा हतोत्साहित करना है। एकमात्र स्रोत साथियों पाठ्य पुस्तक किताबें ही नहीं होते, बल्कि साथियों हमारे आसपास की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, आगे है बल्कि लोगों, उनके पर्यावरण, समाचार पत्रों और आदि जैसे सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों का समर्थन करना चाहिए। ठीक है साथियों, केवल आपको पाठ्य पुस्तक का ही ज्ञान नहीं देना है, एकमात्र स्रोत वही नहीं है ज्ञान प्राप्ति के लिए। अन्य भी स्रोत साथियों जैसे कि पर्यावरण से सीख सकते हैं, समाचार पत्रों से सीख सकते हैं, और आपसी वार्तालाप भी साथियों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे भी आपको बढ़ावा देना है, लेकिन एकमात्र स्रोत पाठ्य पुस्तक को ही आपको बढ़ावा नहीं देना है। हालांकि साथियों स्रोत है, लेकिन एकमात्र स्रोत ये आपका नेगेटिव टेक वर्ड है। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर है कि पाठ्य पुस्तक को कम बोझ वाला कर देना है। लर्निंग विदाउट बर्डन, साथियों पढ़े लेकिन कभी भी दबाव में नहीं, बोझ में नहीं। ठीक है साथियों, अगला नंबर है, खास करके इसकी चर्चा किसमें की गई है साथियों, 1 से 5 तक क्लास के बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है साथियों, बोझ कभी भी उन्हें साथियों इतना नहीं होना चाहिए कि वे लोग साथियों पढ़ाई को अरुचिपूर्ण माने, अर्थात उनकी रुचि पढ़ाई में लगे ही नहीं, और साथियों धीरे धीरे वे शिक्षा से दूर ना चले जाए। इसलिए उन्हें इस तरह से शिक्षा देना है साथियों, ताकि वे आसपास के चीज़ों से सीखे, और साथियों आपसी वातावरण से उनके ज्ञान में क्या हो, धीरे धीरे परिवर्तन हो, वे धीरे धीरे साथियों बातों को समझे, सीखे। लेकिन कभी भी साथियों उन्हें बोझ नहीं देना है, उन्हें रटने, परिभाषाओं याद करने जैसे बातों को साथियों देकर फोर्स नहीं करना है आपको। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। अगला नंबर पॉइंट में दिया गया साथियों, वास्तव में शिक्षण के लिए दिन समर्पित करने के लिए दैनिक समय सारणी में लचीलापन आवश्यक है। ठीक है साथियों, बच्चों को साथियों आपको हमेशा लचीलापन रखना है, और खुद भी साथियों लचीलापन रहना है। कभी भी साथियों आपको ठोस या कठोर नहीं बनना है, जिससे कि छोटे बच्चों में साथियों कोई भी भावना परिवर्तित हो, जिससे कि छोटे बच्चों में साथियों कोई भी डर का माहौल रहे। उन्हें साथियों किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से सिखाना है, तो खेल खेल के माध्यम से ही साथियों बातों ही बातों में उन्हें कुछ सिखाते रहना है, ना कि कभी भी साथियों बोझ देकर, दबाव देकर, या फिर साथियों डरा धमका कर। कभी भी आपको बच्चों को डराना नहीं है, हमेशा साथियों आपको एक सुविधा दाता के रूप में लचीलापन रखना है, और खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना है। अगला नंबर पॉइंट है साथियों, शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके भी वर्तमान पाठ्य पुस्तक की प्रतिभाशालीता को निर्धारित करेंगे। ठीक है साथियों, स्कूल में उनके अनुभव को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद दिया गया है उच्च प्राथमिकता और साथियों स्थान दिया जाना चाहिए, उच्च प्राथमिकता देना चाहिए साथियों, और स्थान भी दिया जाना चाहिए। और चिंतन, विस्मय, छोटे समूह में चर्चा और अनुभव की आवश्यकता वाली गतिविधियों को अवसर देना चाहिए। ठीक है साथियों, जैसे कि चर्चा आगे भी इस बात की हुई है कि बच्चों के चिंतन, विस्मय और छोटे समूह में उनकी चर्चा को साथियों इसके आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए बच्चों का, ना कि साथियों पेपर पेंसिल वाली मूल्यांकन। इसे साथियों कभी भी नहीं करना है। बच्चों में किस तरह की चिंतन है साथियों, किस तरह के वे सोच सकते हैं, किस हद तक सोच सकते हैं, विस्मय साथियों, और उनके समूह में किस तरह के वे फैसले लेते हैं, किस तरह की चर्चाएं करते हैं, इस बात से साथियों उनका मूल्यांकन होना चाहिए। कभी भी पेपर कलम वाली जो मूल्यांकन होता है साथियों, उसे आपको बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना है। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख लें। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित होती है। ठीक है साथियों, आपको पता ही होगा 1 से 5 क्लास के जो ईवीएस के पुस्तक होते हैं साथियों, हालांकि 1 और 2 क्लास में ईवीएस हिंदी और गणित में ही सम्मिलित रहता है। 3 से 5 क्लास के जो ईवीएस का पुस्तक है, अर्थात पर्यावरण और हम साथियों जो पुस्तक है, उसमें बच्चों को साथियों बाल केंद्रित रखा गया है, अर्थात बच्चों को केंद्र में रख के ही सारी बातों को साथियों सम्मिलित किया गया है। ठीक है, कोई भी बातों को बच्चों के विरोधी नहीं रखा गया है, सबको साथियों बच्चों को केंद्र में रखकर ही बनाया गया है, ताकि साथियों बच्चों के आधार पर सब कुछ हो। ठीक है, वो किस तरह से सीखना चाहे, खेल खेल के माध्यम से सीखना चाहे, और आसपास की चीजों से सीखना चाहे, उसी के माध्यम से जो है ईवीएस का पुस्तक निर्मित है, ताकि बच्चों को साथियों तलाशने के लिए काफी जगह मिले, और उन्हें साथियों रटने के लिए मजबूर ना किया जाए।
ठीक है, तो आशा करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट दिया गया साथियों, स्कूल अधिकारियों की भूमिका। स्कूल में साथियों अधिकारियों, शिक्षकों की क्या भूमिका होना चाहिए, इस बात की भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो दिया गया है, स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक बच्चों को अपने स्वयं सीखने पर विचार करने और कल्पनाशील गतिविधियों और प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, एक शिक्षक के रूप में आपका क्या कार्य होना चाहिए, बच्चों को सीखने के विचार और कल्पनाशील साथियों, बच्चे किस तरह से सोच सकते हैं, किस तरह की कल्पनाएं कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं साथियों, और प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, अर्थात मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है साथियों, तो यह भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है, बच्चों को अपने वयस्कों द्वारा उनके दी गई जानकारी से जुड़कर ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है साथियों, बच्चों को साथियों उनकी आसपास की चीजों से, अपने से बड़ों से साथियों जानकारी लेनी चाहिए, जिससे कि उनके ज्ञान में वृद्धि हो। ठीक है, केवल किताब रटवाना, ये परिभाषा याद करना साथियों, ये आपको कभी भी नहीं करना है। उनके जो सीनियर होंगे साथियों, बच्चों को उसी के माध्यम से ज्ञान में बढ़ावा धीरे धीरे करते रहना है। उसके बाद अगला नंबर में कहा गया है, रचनात्मकता और पहल को विकसित करना। ठीक है साथियों, रचनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी साथियों, और पहल साथियों जिसका तात्पर्य वार्तालाप होता है। पहल को क्या करना चाहिए, संभव जिस संभवतों को विकसित करना चाहिए। रचनात्मकता का अर्थ होता है साथियों किसी एक बात को अलग अलग सोचने की क्षमता विकसित करना। अगर हम उन्हें सीखने में प्रतिभागियों के रूप में देखते हैं, ना कि ज्ञान के एक निश्चित निकाय शिविर के रूप में। ठीक है साथियों, बच्चों को सिखाते रहना है कुछ ना कुछ बातें साथियों धीरे धीरे, लेकिन उन्हें किसी निश्चित रूप में कि आपको 50 अंक लाने ही है या साथियों 90% लाना ही है, इस बात का बोझ कभी भी बच्चों को नहीं देना है। उन्हें साथियों कुछ ना कुछ सिखाते रहना है, जिससे कि वे आगे बढ़ते रहिए। किसी भी एक साथियों निश्चित अनुपात को उनके बोझ के रूप में उसे नहीं देना है। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख ले। पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार नहीं मानना चाहिए। ठीक है साथियों, एकमात्र स्रोत पुस्तक नहीं है, ना ही साथियों परीक्षा या मूल्यांकन का एकमात्र स्रोत है। वो जो होंगे साथियों पुस्तक से ही होंगे, क्योंकि जो ज्ञान का संपूर्ण स्रोत पुस्तक ही नहीं है, आपसे परिवार साथियों और आसपास के पर्यावरण से भी बच्चे काफी कुछ सीखते हैं। और परीक्षा का आधार जो होना चाहिए साथियों बौद्धिक होना चाहिए, न सिर्फ साथियों एक रटन प्रणाली पर आधारित। आगे दिया गया है, क्योंकि यही कारण है कि सीखने में अन्य संसाधनों और साइटों की अपेक्षा की जाती है। यदि साथियों एकमात्र स्रोत पुस्तक को ही मान लिया जाए, परीक्षा का एकमात्र साधन पुस्तक को ही मान लिया जाए, तो साथियों अन्य जो संसाधन है हमारे इस धरती पर, उनकी अपेक्षाएं होती है साथियों, धीरे धीरे उनके महत्व घटती जाती है। और बच्चे जो क्या होते हैं, सिर्फ पुस्तक को ही एकमात्र जो है ज्ञान का स्रोत मानने लगते हैं। इसलिए साथियों आपका एनईपी और एनसीएफ इस बात को खुलकर कहा गया है साथियों, कि कभी भी पुस्तक को ही एकमात्र परीक्षा का स्रोत नहीं माना जाएगा। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आई होगी। साथियों कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, और आप अपने टारगेट के अंकों को साथियों कमेंट जरूर कीजिए। उसके बाद साथियों आपको बता दें, यह ईवीएस का आज का अंतिम नंबर वीडियो था, कॉन्सेप्ट और थ्योरी से संबंधित साथियों। इसके बाद साथियों आपके ईवीएस से संबंधित प्रीवियस ईयर के लगातार क्वेश्चनों का संग्रह इसी वीडियो पर रोज साथियों आती रहेंगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे अवश्य जुड़ जाइए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों। साथ ही साथ साथियों इसी प्रकार जिस प्रकार आपके 1 से 9 तक के वीडियोज में ईवीएस को कंप्लीट किया गया है, उसी प्रकार साथियों सीडीपी, हिंदी और अदर सब्जेक्ट जैसे मैथ साथियों, जो भी सब्जेक्ट है सभी कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा। तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़कर जरूर रहिए, ताकि आप अपने सीटेट एग्जाम में बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। उसके अलावा आपको बता दें साथियों, यदि आप सीटेट जुलाई 2025 का एग्जाम में बैठने वाले हैं और अपने 130 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो केवल 99 रुपये में साथियों इस दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए, जिसमें कि साथियों आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन साथियों, और इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट के थ्योरी सम्मिलित रूप से आपको दिए जाएंगे। तो काफी कम फीस साथियों, केवल 99 रुपये में, चाहे आप पेपर 1 के स्टूडेंट हो या पेपर 2 की साथियों, इन सबों को आपको दे दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों और टॉपिक बाय थ्योरी के साथ साथियों प्रत्येक सब्जेक्ट के। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।